ओके, तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है सीएम पंक से। सीएम पंक आते हैं अपने फुल जोश में, भाई आएंगे, लोगों के सपने तोड़कर आ गए भाई, ब्रोकन ड्रीम्स कर दिया सब कुछ। बाकी ये भी जो पूरा सेगमेंट है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का पूरे मंडे नाइट रॉ का, वो जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में कवर कर दिया है, तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर मोटा मोटा मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊँ तो सीएम पंक को फाइन भरना पड़ गया उनके एक्शंस की वजह से, क्योंकि हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उनका जुर्माना उन्हें देना पड़ा। और उसके अलावा सेथ रॉलिंस आते हैं तो फिर सेथ रॉलिंस से यही कहते हैं कि तूने मेरा मामले में टांग अड़ाई तो तुझे माफी तो मांगनी चाहिए। और सीएम पंक माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं माफी फील नहीं करने वाला क्योंकि वहां पर तुम थे ना, तुमसे तो अलग ही लेवल की दुश्मनी है। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई अगर तुझे मुझसे इतनी दुश्मनी है तो एक बार तो ठीक हो जाए, तू ना भी ठीक नहीं है पूरी तरीके से, वरना इतना मारता कि तेरी बीवी और तेरा कुत्ता तुझे पहचान नहीं पाता। और एक बार ठीक हो जाए उसके बाद तो फिर ड्रू मैकिंटायर का नाम नहीं लेगा, तो तेरा हाथ फिर मैं। तो इस तरीके से चैलेंज देकर चले जाते हैं भाई सेथ रॉलिंस यहाँ से बैक स्टेज में। सेथ रॉलिंस जाकर डेमियन प्रीस्ट से बात करते हैं, जहाँ पर डेमियन प्रीस्ट जो है सेथ रॉलिंस को एक और मौका देने की बात कहते हैं। समर स्लैम के बाद अगर वो चैंपियन रहते हैं तो वो एक मैच और देंगे सेथ रॉलिंस। और डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर किसी का कॉल भी उठाते हैं, जहाँ पर हम सबको पता चल गया था यहीं पर कि क्या होने वाला है मेन इवेंट में। इसके बाद शो के ऊपर जो है जे ऊसो आते हैं, क्योंकि उनका मैच होता है अगेंस्ट चैड गेबल और काफी बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलता है। एंड में जब चैड गेबल यहाँ पर अपना एंकल लॉक लगा तो यहाँ पर अंधेरा होने लगता है, वाइट 6 आने लगती है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर स्पीयर लगाते हैं। यहाँ पर जे ऊसो पिन करते हैं 1 2 3 और अंधेरा ज्यादा बढ़ने लगता है तो हीट करके जे ऊसो यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंकल हार्डी और वाइट 6 से पंगा नहीं लेना है भाई फिलहाल के टाइम पर। लेकिन बेचारे चैड गेबल वो रिंग के अंदर ही पड़े रहते हैं, अंधेरा और बढ़ने लगता है और धुआं धुआं हो जाता है सब कुछ। और चैड गेबल जब उठते हैं तो उनके सामने उन्हें दिखती है सिस्टर एबिगेल, तो वो डर कर भाई पीछे बैक स्टेज में भाग जाते हैं। लेकिन सिस्टर एबिगेल यहाँ पर फिर से इस बार भाई उस बंदे को वो टेप देकर जाती है जिसके लिए वो टेस्ट भेजी गई है, पैट मैकफी को भाई, क्योंकि पैट मैकफी आ नहीं रहे थे तो माइकल कोल को भेज देते थे। तो अब तो पैट मैकफी आ गए तो उन्हें वो टेप देकर चले जाते हैं। टेप को ऑन किया जाता है जिसमें बू डैलस और वाइट 6 के सारे मेंबर्स की फुटेज देखने को मिलती है, हर एक के असली चेहरे भी हमें देखने को मिल जाते हैं इसी फुटेज में। ये असल में वो लोग कौन है, यानी कि ऑन स्क्रीन हमें पता चल चुका है कि वो सब बंदे वही हमें ऑलरेडी पता है। और बू डैलस यहाँ पर इस चीज को कंफर्म करते हैं कि हमने ये टीम बनाई है क्योंकि लोग हमें सिख समझते हैं। क्या हम सब सच में इतने पागल सिख हैं? इसके बाद बैक स्टेज में निक ऑल्डिस जा रहे होते हैं अपने मोबाइल में ट्विटर चलाते हुए, लेकिन उन्हें चैड गेबल मिलते हैं और चैड गेबल आकर उनसे कहते हैं कि तुमने देखी वो फुटेज, तुम्हें पता चल गया ना सब कुछ क्या चल रहा है वहाँ पर, तुम कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? लेकिन भाई उल्टा एडम पीयर्स चैड गेबल के ऊपर ही चढ़ने लगता है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते, लोगों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? चैड गेबल कहते हैं कि तुम्हें देख लूंगा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही एडम पीयर्स अपने लॉकर रूम का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं अपने जीएम ऑफिस के, उन्हें सामने बैठे हुए नजर आते हैं बू डैलस। तो भाई फाइनली बू डैलस अपीयर हो चुके हैं टीवी स्क्रीन पर, वो भी फिजिकली भाई, किसी टेप वगैरह में नहीं, एक्चुअल में भाई वो दिख रहे हैं। और ऊपर से वो जीएम के ऑफिस में है, एडम पीयर्स के ऑफिस में है, तो वो शायद कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे कि उन्हें किसके साथ मैच करना है या क्या करने वो आए हैं। हालांकि उनके एक्सप्रेशन से तो वो कुछ अलग ही टेंशन में लग रहे थे, तो देखते हैं क्या होता है। और ये सब जो है बैक स्टेज अपने लॉकर रूम में सेमस देख रहे होते हैं, जहाँ पर जैकी रेडमोन आकर उनसे पूछते हैं कि आपके 15 साल पूरे हो गए तो उसके बारे में आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। तो सेमस अपने 15 साल के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन उन्हें आकर इंटरप्ट करते हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन ब्रीड और कहते हैं कि क्या 15 साल, तू हर मैच तो यहाँ पर हारता रहता है, काहे के 15 साल, यह अब मेरा इलाका है ब्रॉन्सन ब्रीड का। तो सेमस कहते हैं कि क्यों ना तू अपने आप को साबित करे मेरे सामने आज रात। लेकिन ब्रॉन्सन ब्रीड कहते हैं कि नहीं, आज मेरा तेरे दोस्त के साथ एक मैच है, मैं उसको पहले तोड़ूंगा, उसकी रीड तोड़ दूं, उसके बाद मैं तुझे अगले हफ्ते मिलता हूँ। तो इसके बाद शो के ऊपर पीट डन वर्सेस बिग ब्रॉन्सन ब्रीड का मैच होता है। और भाई पीट डन काफ़ी ट्राई करते हैं भाई उंगलियां तोड़ने का पूरे मैच में ब्रॉन्सन ब्रीड की, लेकिन काफ़ी मोटी उंगलियां भाई नहीं टूटती। एंड में बिग ब्रॉन्सन ब्रीड टॉप रोप पर होते हैं और टॉप रोप पर जब पीट डन उन्हें सुप्लेक्स का ट्राई करते हैं तो पीट डन को वो नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद अपने फिनिशर से ब्रॉन्सन ब्रीड पीट डन की रीड तोड़कर इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन उससे उनका पेट नहीं भरता है। वो दोबारा उनकी रीड को अच्छे तरीके से तोड़ना चाहते हैं, लेकिन शेमस उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। ब्रॉन्सन ब्रीड और शेमस के बीच ब्रॉल होता है। शेमस जो है एक बाइसिकल नी स्ट्राइक लगाते हैं, उसके बाद पीट डन एक शॉर्ट गन ड्रॉप किक और फिर एक ब्रोक किक के जरिए ब्रॉन्सन ब्रीड रिंग से बाहर। लेकिन यहाँ पर शेमस जो है पीट डन के साथ गले मिलने का ट्राई करते हैं, लेकिन पीट डन हट जाते हैं कि यार मुझे नहीं मिलना तुझसे गले, पास आ रही थी अंदर से। तो भाई मजाक नहीं। पीट डन और शेमस के बीच यहाँ पर अच्छे नाते रिश्ते देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो पीट डन है, बुच नहीं है भाई, शेमस समझ तू। उसके बाद भाई शो के ऊपर सैमी ज़ेन आते हैं बैक स्टेज में ब्रॉन स्ट्रोमन से हाय हेलो अपने दोस्तों के साथ ऑसम ट्रुथ से गले मिलते हुए अपनी
एंट्रेंस करते हैं, फिर रिंग के अंदर आते हैं और फिर रिंग के अंदर आकर वो कहते हैं कि वो रिंग के अंदर आकर अपना प्रोमो कट कर, जिसमें वो मेन बात यही कहते हैं लोग मुझे अंडरडॉग समझते हैं और पिछले मैच में भी मैं अंडरडॉग था, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि मैं अंडरडॉग नहीं हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ। उन्हें इस चीज को समझना होगा और मैं एक चैंपियन की तरह यहाँ पर लड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पर सैमी ज़ेन ने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर भाई उनका एंट्रेंस थीम भी चेंज हो चुका है, जो कि मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन वो आ जाते हैं और सैमी ज़ेन उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर ऐसे तो नहीं आए, तुम यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहोगे। या सैमी ज़ेन कहते हैं कि तो कुछ बोलो ना, ये लो तुम्हें रीमैच चाहिए ना, तो बोलो रीमैच चाहिए तुम्हें, ये लो माइक लो। तो माइक दे देते हैं सैमी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर को। ब्रॉन ब्रेकर माइक उठाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर कुछ कहने आया हूँ, एक रीमैच मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने मुझे हरा दिया, मैंने सोचा नहीं था कि वो तुम होगे जो मुझे हराएगा यहाँ पर, लेकिन तुमने वो किया, अब मेरा दिमाग खराब हो गया। तो ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर सीधा एक स्पीयर लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर भाई सैमी ज़ेन को पूरे फुल स्पीड में, और उसके बाद उसे कूटने लगते हैं भाई पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल्स और रेफरीज आ जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ से हटाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर भाई बेकाबू हो चुके हैं भाई, वो मार रहे हैं भाई वो सैमी ज़ेन को। लेकिन उसके बाद वो जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें दिखता है कि भाई सैमी ज़ेन फिर से खड़ा हो रहा है, तो वो भाई अपनी इस बार वो फाइनली उस चीज को पूरा करते हैं जो पिछले 2-3 हफ्तों से वो नहीं कर पा रहे। पूरे रिंग साइड के चक्कर काट के एक स्पीयर लगाते हैं वो सैमी ज़ेन को। उसके बाद आइजा ड्रैगनोव आ जाते हैं सैमी ज़ेन को देखने के लिए, लेकिन सैमी ज़ेन के वो पक्के दोस्त हैं, तो वो एडम पीयर से मांग करते हैं बैक स्टेज पे जाकर कि मुझे ब्रॉन ब्रेकर के सामने एक मैच चाहिए। तो ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस आइजा ड्रैगनोव का उसके बाद शो के ऊपर एक मैच होता है। स्टार्टिंग में ही ब्रॉन ब्रेकर अपनी पूरी पकड़ दिखाते हैं, एक सुप्लेस लगाते हैं, उसके बाद आइजा ड्रैगनोव मैच के अंदर एक पावर बम और उसके बाद सेंटोन का जलवा दिखाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर गोल्डबर्ग बन के कॉर्नर के अंदर पीस देते हैं आइजा ड्रैगनोव को। उसके बाद फ्लैंकेट लाइनर के लिए जाते हैं, लेकिन आइजा ड्रैगनोव ब्रॉन ब्रेकर को अच्छे से जानते हैं, तो वो इस मूव को ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद कूदते हैं, छलांग लगाते हैं टॉप रोप से, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर समोजो की याद दिला देते हैं, क्योंकि वो सिंपली वहां से हट जाते हैं और सीधा आइजा ड्रैगनोव नीचे गिरते हैं। उन्हें क्लोज लाइन के जरिए रिंग साइड पर फेंकते हैं ब्रॉन ब्रेकर, और ब्रॉन ब्रेकर को फिर से भाई वो रिंग साइड वाली स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन आइजा ड्रैगनोव एक बिग बूट के जरिए इस चीज को भी ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद रिंग साइड पर ही अपना फिनिशर लगाने का ट्राई करते हैं आइजा ड्रैगनोव, लेकिन उनके ऊपर एक बड़ी सी चेयर फेंक कर मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर, जिसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं और भाई उनकी घुटनों में भाई खून निकल रहा है, सच बता रहा हूँ। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जो है आइजा ड्रैगनोव को रिंग के अंदर ले जाकर दोनों लगते हैं और मैच भाई डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए बंद हो चुका है। लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पर आ जाते हैं भाई आइजा ड्रैगनोव को बचाने के लिए, ब्रॉन ब्रेकर को रिंग साइड पर फेंकते हैं और रिंग साइड से सैमी ज़ेन को नीचे घसीट लेते हैं। यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर उसे अनाउंसर्स डेस्क के आर पार फेंक देते हैं और उसके बाद आइजा ड्रैगनोव को भी वो अनाउंसर्स डेस्क के आर पार फेंक देते हैं और अपनी चौड़ दिखाते हैं, चौड़ी छाती दिखा। ब्रॉन ब्रेकर भाई अपना पूरा डोमिनेंस दिखा रहा है और चीजें अब जो है एक रीमैच की तरफ हिंट कर रही हैं, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन का एक 1-on-1 समर स्लैम में एक और मैच देखने को मिलेगा, जो कि शायद इस स्टिपुलेशन के साथ हो सकता है। तो देखते हैं कब ये ऑफिशियल होता है। इसके बाद शो के ऊपर जजमेंट डे आती है, क्योंकि उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट ऑसम ट्रुथ। ऑसम ट्रुथ अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं, लेकिन भाई ऑसम ट्रुथ के ऊपर ही अटैक कर देते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले ही, उनकी एंट्रेंस के दौरान ही। लेकिन यहाँ पर तभी ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं और वो कार्लिटो और पूरी जजमेंट डे के पीछे पड़ जाते हैं स्ट्रोमन एक्सप्रेस चलाकर। कार्लिटो को भाई बैरिकेड में देखकर मारते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर ऑसम ट्रुथ जो है वो फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड को दोनों एक साथ मिलकर एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं दोनों को एक साथ। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है, 6 मैन टैग टीम मैच ब्रॉन स्ट्रोमन ऑसम ट्रुथ वर्सेस जजमेंट डे। और मैच के स्टार्टिंग में ही आर-ट्रुथ जो है वो जॉन सीना बन जाते हैं, अपने शोल्डर टैकल्स लगाते हैं, उसके बाद नकल शक्ल लगाते हैं, फिर एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट पिन करते हैं, लेकिन फिन बैलर आकर पिन को ब्रेक करवा देते हैं। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच चलता रहता है। ब्रॉन स्ट्रोमन को जब टैग मिलता है तो वो पूरी जजमेंट डे के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाते हैं, उन्हें शोल्डर टैकल्स लगाते हैं और आर-ट्रुथ के साथ मिलकर डबल स्ट्रोमन एक्सप्रेस चलती है, यानी कि स्ट्रोमन ट्रुथ एक्सप्रेस, और पूरे रिंग साइड के ऊपर पूरी जजमेंट डे को वो क्लोज लाइन देते फिरते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन को फिर यहाँ पर जेडी मैकडोनाल्ड दिख जाते हैं, तो वो जेडी मैकडोनाल्ड यहाँ से भाग जाते हैं, तो ब्रॉन स्ट्रोमन उनके पीछे पीछे रिंग साइड पर चले जाते हैं, यानी कि दोनों मैच से गायब हो चुके हैं। लेकिन भाई स्ट्रोमन एक्सप्रेस में इतने पागल हो चुके हैं आर-ट्रुथ के, भाई अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जिसकी वजह से रिंग के अंदर आते ही उन्हें मिलती है एक शॉटगन ड्रॉप किक, जिसकी वजह से आर-ट्रुथ जाकर सीधा मिज के ऊपर गिरते हैं, तो मिज भी नीचे गिर जाते हैं। फिन बैलर यहाँ पर अपना फिनिशर कूने प्रा लगाकर पिन करते हैं, 1-2-3 इस मैच को जीत जाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं, लेकिन फिन बैलर भाग जाते हैं और इस तरीके से जजमेंट डे इस मैच को जीत जाती है और द मिज का दिमाग फिर जाता है। तो भाई हो सकता है कि ऑसम ट्रुथ अब जो है ब्रेक होने वाली है, क्योंकि आर-ट्रुथ की वजह से सारे मैचेस जो है अब हार रहे हैं ऑसम ट्रुथ, तो हो सकता है इंग्लिश जो है अब और ज़्यादा टीम में ना रहे। इसके बाद शो के ऊपर एक हाइप क्लिप दिखाई जाती है, पूरी डैमेज कंट्रोल की, पूरी जो डैमेज कंट्रोल है वो चेंज हो चुकी है
और डैमेज कंट्रोल अपना जो संतुलन है वो खो चुकी है। तो आज हम जो है अपना संतुलन वापस लेंगे। इसके बाद शो के ऊपर डैमेज कंट्रोल अपनी एंट्रेंस करती है। उनका 6 मैन टैग टीम मैच है लारिया वेलकेरिया और कटाना जैनसन केटन कार्टर के अगेंस्ट। और इस मैच में ये जो भाई बेहतरीन स्पॉट था ये भाई कि ये सब मिलकर भाई एक साथ एक सुप्लेक्स हिट करते हैं, वो भी सारे के सारे एक साथ मिलकर भाई। तो ये काफी बेहतरीन मूवमेंट था। और इसके बाद जो है कटाना जॉनसन और केटन कार्टर और लारिया वेलकेरिया मिलकर अपना टैग टीम फिनिशर हिट करते हैं, पिन करते हैं 1-2, लेकिन कायरी सेन आकर पिन फॉल को ब्रेक कर देती है। उसके बाद डैमेज कंट्रोल का हाथ ऊपर आता है तो डैमेज कंट्रोल भाई यहाँ पर पूरा कंट्रोल ले लेती है। एंड में यहाँ पर ईओ स्काई अपना मूल सॉल्ट फिनिशर लगाकर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और डैमेज कंट्रोल अपनी जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर 3 बंदियां आकर अटैक कर देती है हर किसी के ऊपर भाई, डैमेज कंट्रोल के ऊपर। और पता चलता है कि वो है सोनिया डेविल, जोई स्टार्क एंड शेना बेसलर। तो भाई तीनों यूएफसी की फाइटर है और यहाँ पर डैमेज कंट्रोल को पूरी तरीके से डैमेज करके डिस्ट्रॉय कर देती है यहाँ पर ये तीनों सुपरस्टार्स। यानी कि भाई एक नया हील फैक्शन आ चुका है वुमेन्स डिवीजन में। लेकिन उन्होंने डैमेज कंट्रोल के ऊपर अटैक किया और डैमेज कंट्रोल ने काफी टाइम से टीच चल रहा है कि भाई डैमेज कंट्रोल को बदलने की जरूरत है। तो क्या यहाँ से डैमेज कंट्रोल एक फेस टर्न कर चुकी है, क्योंकि भाई एक बड़े से हील फैक्शन ने आकर उनके ऊपर अटैक किया है। क्योंकि भाई साफ दिख रहा है भाई ये तीनों हील तरीके से यहाँ पर अपना डेब्यू किए हैं और सोनिया डेविल का हमें यहाँ पर इन रिंग रिटर्न देखने को मिला है एक तरीके से। तो और वो भी भाई एक हील तरीके से, यानी कि भाई इन लोगों ने भले ही बुरो को मारा हो लेकिन उनको भी बुरी तरीके से मारा है। उसके बाद बैक स्टेज में इनका इंटरव्यू भी लिया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं तो हमें अब सब कुछ को समझाने की जरूरत है। लेकिन अल्बा फे और इल्जा डॉन आकर यहाँ पर उन्हें इंटरप्ट करती हैं और इन तीनों का गोल कंप्लीट है भाई, इन्हें टैग टीम टाइटल्स चाहिए। लेकिन इस सेगमेंट के दौरान भाई बैक स्टेज पीछे अगर तुम देखोगे तो चैट गेबल जो है वो क्रीड ब्रदर्स से बात कर रहे हैं, यानी कि भाई वो किसी न किसी तरीके से उन्हें अपनी टीम में ले ही लेंगे, जैसे सोनिया डेविल ने जोई स्टार्क और शेना बेसलर को मनाकर अपने साथ ले लिया है। तो देखते हैं वो कब तक होता है। और फाइनल टेस्टमेंट यानी कि भाई कैरन क्रॉस यहाँ पर अपना एक हाइप क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो जेवियर वुड को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो है क्यों कर रहे हो, उसके साथ रहकर टाइम वेस्ट मत करो वरना तो तुम्हारा भी जॉनसन की तरह आखिरी टाइम आ जाएगा। कोफी किंगस्टन मैंने उसे हराया लेकिन तुमने मुझे हरा दिया, तुम उससे बेटर हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो भाई इस तरीके से वो बहलाने फुसाने की कोशिश करते हैं इस हाइप क्लिप के जरिए फिर से जेवियर वुड्स को। तो देखते हैं भाई क्या कैरन क्रॉस इस चीज में कामयाब हो पाएगा या नहीं न्यू डे को अलग करने में। इसके बाद जजमेंट डे का मेन इवेंट वाली चीजें आती हैं। तो भाई यहाँ पर बैक स्टेज में जब ये जो भी रंगरलियां मना रहे थे भाई डॉम और लिव मॉर्गन मिलके, तो इसके ऊपर पहले ही मेरा कॉपीराइट आ चुका है भाई पहली वीडियो के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो भाई आज डेमियन प्रीस्ट जो है डोमिनिक को कुछ नहीं कहते हैं, वो पूरे शो पर कुछ नहीं कहते क्योंकि वो तो जानते हैं भाई एंड में क्या होने वाला है डोमिनिक का। तो भाई डोमिनिक जब अपने मैच को जीत कर रंगरलियां मनाने वाला हो रहा होता है तो वहाँ पर तभी हमें रिया रिप्ली का रिटर्न देखने को मिलता है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। लेकिन ये जो रिटर्न है भाई वो शॉर्ट कर दिया गया क्योंकि भाई टाइम कम था। भाई मैं भी देख रहा था भाई 1 मिनट बची है भाई, कहाँ पर है रिया रिप्ली, लेकिन वो एक्चुअल में भाई लास्ट बिल्कुल 1 मिनट पर आती हैं और वही वहाँ पर टाइम काफ़ी जल्दी जा रहा था। तो बाद में हमें जो लोगों ने कैमरा रिकॉर्ड में डाली तो वहाँ पर टाइम जो है रन हो रहा था, तो रिया रिप्ली कह रहे थे कि जल्दी करो। तो वहाँ पर क्रू मेंबर्स जो है रिया रिप्ली को कहते हैं कि जल्दी जल्दी निपटाओ सब कुछ, टाइम खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमें भाई ये जो है सब कुछ इतना जल्दी जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से ख़त्म होता हुआ नजर आया। सीएम पंक ने एडम पेस से बात की कि भाई वो ड्रू मैकिंटायर को चाहते हैं शो के ऊपर, लेकिन एडम पेस कहते हैं कि अगर मैं उसे बात करूंगा अगले हफ्ते, अगर उसका दिमाग ठिकाने पर है तो मैं उससे ज़रूर बात करूंगा अच्छे तरीके से अगले शो पर, लेकिन तुम वहां पर मत आना। सीएम पंक को ऐसा कहते हैं तो सीएम पंक कहते हैं कि अच्छा ठीक है। इसलिए हमें अगले शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि मतलब भाई एक बंदा कोई एक हफ्ते नहीं आया तो उसका रिटर्न हो जाएगा अगले हफ्ते। और शेमस और ब्रिक ब्रॉन्सन ब्रिड का मैच भी देखने को मिलेगा, गुंथर और डेमियन प्रीस्ट का फेस टू फेस देखने को मिलेगा और इनका जो समर स्लैम का ऑफिशियल पोस्टर है वो भी हमें नजर आ चुका है। काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है भाई, पर्चे वर्चे हैं तो अच्छा ही है जो भी है। वैसे शो खत्म होने के बाद जो है हमें पता चला कि भाई लिव मॉर्गन कहाँ पर जाकर छुपकर सब कुछ देख रही थी और वो हंस रही थी। दैट मीन्स वो अपने मोटिव में जो अपने जो उनका जो भी एम था उसमें कामयाब हो चुकी हैं रिया जजमेंट डे को अलग करने में, रिया रिप्ली और डॉम के बीच दूरियां पैदा करने में। और डेमियन प्रीस्ट की भी फुटेज आती है कि भाई वो जो है रिया रिप्ली के रिटर्न को अच्छे से देख रहे थे और वो उन्होंने डॉम को काफ़ी कुछ समझाया था, उन्हें वार्न किया था, लेकिन भाई डॉम माना ही नहीं। तो अब जो है यही उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज हैं और यही यहाँ पर वही चीज़ डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि यही है कॉन्सिक्वेंसेज। और जितना मज़ा भाई हम ऑडियंस को आ रहा था उतना ही डेमियन प्रीस्ट को बैक स्टेज। और इसके बाद जैसे भाई लिव मॉर्गन का रिवेंज टूर था वैसे ही रिया रिप्ली का भाई एक ब्रूटलिटी टूर स्टार्ट हो चुका है। इन सब चीज़ों के ऊपर तुम अपने थॉट जो है कमेंट सेक्शन में बताओ और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।